के साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार ने आज फिर से अच्छी हम देखने की रफ्तार दिखाई है और सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 का आंकड़ा पार कर लिया और निफ्टी निकला 24,300 के ऊपर और निफ्टी बैंक की बात करें तो 53,000 के ऊपर जाकर टिका हुआ है। अभी भी कारोबार कर रहा है। 900 अंकों की जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं। आज सारे के सारे शेयरों से जोश है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, यहाँ तक कि सरकारी बैंकों में एसबीआई ये भी 2% की मजबूती दिखा रहा है। तो बैंकिंग लेड ये आज की रैली है और एक और खेमा जहां से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बजट वाला फ्लेवर जुड़ जाता है, वो है कंजम्पशन का। टाटा कंज्यूमर निफ्टी का टॉप गेनर है, 3.5% के आसपास की तेजी है। सवाल यह है कि क्या बाजार इस लेवल को सस्टेन करेगा? क्या एफआईआईज की खैर हम बातचीत तो कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में निवेश आएगा, लेकिन क्या बाजार में वो स्थिर रहेंगे बजट तक या उसके बाद तक? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि लॉन्ग होल्डिंग है 83% के आसपास। तो अगले 1 घंटे में हम ये समझेंगे कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे और अगर बजट के लिए निवेश करना है तो अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से वो भी जानेंगे आपके लिए। लेकिन देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम करने के वाले हैं। फटाफट एक छोटा सा उसका रिकैप। 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। 2:40 पर ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे, यानी कि खबरों का पूरा एक्शन बाजार खुलने के बाद 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल लेंगे। खबर गर्भ है हमारा खास सेगमेंट। बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स होंगे 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो बाजार में माहौल अच्छा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज बहुत हम देख रहे हैं कि तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में ही है। एक बार 5 बड़ी बातें से समझ लेते हैं कि समरी क्या है आज के बाजार की। तो नए शिखर आज बने हैं। हालांकि नए शिखर से बाजार थोड़ा सा नीचे आया है। 24,250 के आसपास कारोबार कर रहा है। अभी भी 125 अंकों की तेजी निफ्टी में है। बैंक निफ्टी 900 अंक चढ़ा है। 12 में से 11 शेयर मजबूत हैं और प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक चौतरफा आज हम जोश देख रहे हैं। सरकारी कंपनियों में अच्छी तेजी है। एसटीसी 20% भागा है। एमएमटीसी में तेजी है। हडको, एसजेवीएन तमाम ऐसे शेयर हैं जो फिर से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैस्ट्रॉल में 16% का उछाल है। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यह कारोबार कर रहा है और डिफेंस शेयरों में भी आज मजबूती है। सरकारी की अगर हम बात करें तो उसमें डिफेंस भी आप जोड़ लीजिए। मजगांव डॉक 7% चढ़ा है ये शेयर। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम लगातार बना हुआ है। इस बीच अपडेट ये आ रहा है कि बंसल वायर का जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा भर गया है। बंसल वायर का, इस पर हमने आपको राय दी थी कि आप लिस्टिंग के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसे लगाइए। एक बार एफएनओ का जरा सेटअप समझ लेते हैं। 24,300 का जब आज बाजार ने आंकड़ा पार किया, डिम्पी लगातार मजबूती स्ट्रेंथ बाजार में दिख रही है और बैंकिंग में आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा रैली है। किस तरह से देख रहे हैं बाजार की तेजी को और ये कितनी सस्टेनेबल है ये रैली है? देखिए, थोड़ा बारीक होकर देखना पड़ेगा सारी चीज़ों को। पहला मैं आपको दिखाता हूँ एचडीएफसी से, कोई चर्चा वहीं से शुरू हुई है। एचडीएफसी ने आज जो गैप दिखाया है ना, उसके बाद नहीं चला वो। अगर आप क्लोजिंग उसकी चेक करें तो सिर्फ वो 2% है एक्चुअली, जबकि गैप था वो 2.5% से ज़्यादा का। या आप देखिए एचडीएफसी सिर्फ 34 रुपये पर है। इतनी बड़ी खबर क्या सिर्फ 2% के लिए थी? और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो एचडीएफसी के अंदर 4% तो तब तेज़ी आ गई थी जब कोई खबर ही नहीं थी, सिर्फ एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही थी। इससे 2 गुना तेज़ हुआ था। तो कहने का मतलब, जो सुबह भी मैं आपको कह रहा था कि हम सब रिटेलर हैं, हम सब के पास पाइलिंग होके खबर आती है। उससे पहले इंस्टीट्यूशनल के पास बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हैं, वो सारी के सारी चीज़ें पहले लेके आते हैं। हम सिर्फ ऐसे बोल तो सकते हैं देखो आज एचडीएफसी चल रहा है, बट क्यों चल रहा है उसकी फाइन ट्यूनिंग बहुत कम लोगों के पास होती है और बड़े प्लेयर्स होते हैं। इसलिए ये सॉर्ट ऑफ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा अपना इंडिविजुअल एनालिसिस हो सकता है, इसमें टीवी का या इटीना स्वदेश का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़ का कॉन्सेप्ट के साथ होगा। यानी कि जब तक एचडीएफसी बैंक में खबर नहीं आई थी तब तक एचडीएफसी खरीदा जा रहा था। आज फर्स्ट इंप्रेशन है, लेकिन वो भी बहुत एग्रेसिव इंप्रेशन नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी यहाँ पे अपने आप को रोकेगा ज़रूर, अब 1 मिनट के लिए रोकेगा ज़रूर। एक और पॉइंट, आज एचडीएफसी के साथ साथ बैंक निफ्टी लेड रैली है। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स है, इन्होंने कल भी प्रूव किया। कल जब एचडीएफसी चल रहा था तो सारे बैंक नीचे थे। आज एचडीएफसी चल रहा है तो सबका कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट हुआ है। एचडीएफसी ने एक्चुअली में बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई है, वो तो सुबह की बढ़त थी। उसके बाद का मोमेंटम दूसरे बैंकों ने बनाया। तो ये बात भी समझनी पड़ेगी कि एचडीएफसी को आप ब्लेंड करके देखो। आप
आप उसमें ICICI मिला दो, उसमें एक्सिस मिला दो, उसमें कोटक इंडसन भी मिलाओ। अब आप वो ज़माना गया, वो पिछले हफ्ते या 10 दिन तक का था, मैं बोलूँगा जून सीरीज तक का था, जब HDFC अपने दम पर और शेयरों को आपको भूलने पर मजबूर कर देता था। लेकिन अब वो वापस से ज़माना आ रहा है कि HDFC को भूल कर आप दूसरे शेयरों को भी ज़रूर देखना, और वो आज मार्केट ने आज और कल दोनों दिन में प्रूव किया। ये तो होगी HDFC और बैंकिंग से जुड़ी हुई बात। एक बैंक का पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा फाइन ट्यून करके अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। 2 दिन में बैंक निफ्टी टूटा था करीब 800 पॉइंट, आज बैंक निफ्टी ऊपर है 800 पॉइंट। यानी कि जहां से आप आए थे नीचे फॉर अ सेक ऑफ अ करेक्शन, कि थोड़ा करेक्शन है, 400 पॉइंट कल टूटे, उससे पहले भी 400 पॉइंट टूटे, तो 2 दिन के अंदर जो करेक्शन है मार्केट ने एक ही दिन के अंदर खत्म कर दी। इसके अंदर 2 लेसन है। पहला लेसन कि ऊपर जाने पर मार्केट के पास सेलिंग प्रेशर है, ये बात जस्टिफाइड हो गई है कि सेलिंग आ सकती है, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं आ सकती। दूसरी जस्टिफिकेशन ये हो गया कि मार्केट को सिर्फ आप छोटा सा एक पॉइंट भी दे दो कॉर्नर, वो जैसे ही नीचे आता है तुरंत उसको भर के ऊपर निकल जाता है। ये मार्केट के अंदर एक दूसरा पॉइंट है नोटिस करने वाला। आप कैसे देखते हो ये आपका आंखों का नजरिया हो सकता है। कुछ लोगों को बिल्कुल बाय से तुरंत डिप से बाय करने वाला लगता होगा, और कुछ लोगों को ऊपर से सेलिंग दिखती होगी। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, सबका अपना अपना नजरिया है मार्केट को देखने का। एक और चीज़ जो मेरे को आज नोटिस हो रही है मार्केट के अंदर, सब तेज़ी और सब मंदी में, यानी कि जब बाजार गिरता और जब गिरा क्या मतलब जब साइडवेज हो रहा है और बाजार चल रहा है। इंडिया विक्स में कुछ नहीं हो रहा। ये विक्स सिर्फ घबराहट या फियर का सूचक नहीं होता, ये विक्स इवेंट का भी सूचक होता है। जब इलेक्शन पहले आए तो क्या कोई बॉम्ब थोड़ी ब्लास्ट हो रहा था जो मार्केट के अंदर 35% का विक्स लेके गए। इवेंट था ना, एक इवेंट था, पता नहीं क्या होगा, तो 13 वाला इवेंट को लेके गए 35 तक की फियर। तो अभी इवेंट भी नहीं है, ये इवेंट का वेट करना पड़ेगा आपको मिड ऑफ जुलाई तक जाके, जहाँ पे आपको बजट आएगा। और मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा, पहले की अर्निंग्स ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, सिर्फ वो IT तक ही लिमिटेड होती हैं। इसलिए इंडिया विक्स की वैल्यू खत्म हो चुकी है। इंडिया विक्स कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जब इंडिया विक्स कुछ नहीं करेगा तो आप ये समझ लेना मार्केट एक डीप कंसोलिडेशन में जा सकता है। ये 53,000 वापस से 52,500 हो सकते हैं, और ये 24,000 वापस से 24,500 वापस से 24,000 भी हो सकता है, और ऊपर जाते समय भी ऐसे 100-200 पॉइंट। और आप मेरे को छोड़ दीजिए, आप किसी भी एनालिस्ट को टीवी पे सुनते हैं, यहाँ नहीं, आप किसी भी चैनल पे सुनते हैं, किसी भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ज़्यादातर एनालिस्ट जो सुलझे हुए एनालिस्ट हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई कोई डिप आए तो प्लस कर लेना। कोई ये नहीं कहेगा कि सामने आज HDFC खुला प्लस कर लेना। मैंने आपको सुबह भी ये बात बताई थी कि मैं HDFC को खुलते प्लस नहीं करूँगा, और वो फैसला काफ़ी हद तक मेरे हक में गया। मैंने HDFC को खुलते प्लस नहीं किया, तो मेरा कोई नफ़ा नुकसान नहीं हुआ, और मेरे को कोई रिग्रेट भी फीलिंग नहीं हो रहा कि भाई मेरे को HDFC मेरे से छूट गया। भाई मेरे रेट पे आएंगे ना, सौदा प्लस करना मेरे हाथ में है, चलाना और काटना मेरे हाथ में नहीं है, वो मार्केट कटवाएगा आपसे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक दूसरा बड़ा प्लेयर आज गुपचुप तरीके से कमज़ोर हो रहा है, उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्योंकि आज हमारी नज़र सिर्फ बैंकिंग पर है, नॉन बैंकिंग को हम ज़रा गौर से नहीं देख रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, एक बड़ा प्लेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो धीरे धीरे करके आज बंद है। आप इसके चार्ट का सिर्फ मूवमेंट देख लीजिए, आज सिंगल डे भी इसने ऐसा कहीं नहीं फील करवाया कि वापस ऊपर आना चाहता है या ऊपर आने की अटेम्प्ट बहुत फास्ट लेगा। तो अगर एक बड़ा प्लेयर चल रहा है, दूसरा प्लेयर कमज़ोर है, तो मैं इसके रिएक्शन और एक्शंस को वापस से नेगलिफाई कर सकता हूँ। ये मेरी और रीडिंग है, मैं सारी रीडिंग्स आपके सामने रख रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको कई दिनों से बात भी नोटिस करा रहा हूँ कि 83% लॉन्ग पोजीशंस के साथ अगर आप आज भी मार्केट के अंदर खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप सोचिए मेरा और आपका दोनों का बड़ा भाई है FIs, और FIs नहीं सोच रहा है, FIs तो भी रुका है क्योंकि उसकी भी लिमिट है 85% तक। तो हम किस बिना पे सोच रहे हैं कि हमको यहाँ से तुरंत प्लस कर लेना चाहिए? थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, और एक और चीज़ थोड़ा इंट्राडे सोचने की ज़रूरत है। अब वो थोड़े ज़माने चले गए कि मैंने आंख बंद करके कुछ भी ले लिया, आंख खोलूँगा तो मेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख जाएगा। वो थोड़ा समय भी कम है, थोड़ा एग्रेसिव रहना है, बट वो थोड़ा उस तरह से एग्रेसिव की चालाकी से मार्केट के अंदर थोड़ा काम करने की समय ज़रूरत है। रही बात सेक्टोरल चर्निंग की, वो हो रही है, मिड कैप के अंदर की वो हो रही है, सेक्टोरियल थेमेटिक की वो हो रही है, वो आपको आगे भी होती दिखेगी। कुणाल परार, जतिन कोडिया, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीनों मेहमान हैं। नीलेश जैन से कई बार हम ऑप्शंस के ट्रेड वगैरह भी लेते हैं। कुणाल परार अमूमन हमारे साथ क्लोजिंग में ही जुड़ते हैं।
जतिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। जतिन भाई की बड़ी खूबसूरती है, मैं कई शोज़ जतिन भाई के साथ कर चुका हूँ। ये बहुत ही शांत स्वभाव हैं, ये मेरे को मालूम नहीं है कि हमारे साथ ही शांत रहते हैं कि अपने ऑफिस में भी शांति रहते होंगे, जैसे देख के तो लगता ही है। जतिन भाई आप ऑफिस में भी शांत रहते हो ना, आपकी टीम में कोई वैसी डिस्टर्बेंस तो नहीं रहती ना? नहीं, हमारे टीम में इनफैक्ट मैं नहीं, सभी भी शांत है। और ऐसे मार्केट में शांत स्वभाव की जरूरत होती है। हाँ तो हमें लगता है कि शांत स्वभाव का ही है सभी। बिल्कुल, तो शांति यही है और बहुत अच्छी बात है। एक मेरे मित्र भी अभी-अभी आपकी कंपनी में उन्होंने जॉइन किया है, तो वो भी मैं देखता रहता हूँ, वो मेरे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। बहुत बढ़िया-बढ़िया डेरिवेटिव्स के ट्रेड देते हैं। हमारे साथ नहीं आते वो किसी वजह से, थोड़ा उनका अपना है पॉइंट कि नहीं आ पाते, लेकिन आप समझ गए होंगे, आपके साथ ही आपके डिपार्टमेंट में ही है, डेरिवेटिव्स के ट्रेड देते हैं वो। खैर आगे बढ़ते हैं। एक काम करें, कुणाल परार जी से एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं ज़रा इंडाइसिस का। हमारी अपनी जो रीडिंग है हमने तो आपको बता दी। कुणाल जी हम तो थोड़े कहे ना कि कम डाटा और कल थोड़े अल्प ज्ञानी भी हैं। आप ज़रा बताइए आप मार्केट के अंदर क्या रीड कर रहे हैं और कैसे रीड कर रहे हैं? वेल गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। एंड डिम्पी जी आप ऐसा मत कीजिए कि आप अल्प ज्ञानी हो, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं जब आप टीवी पे आपके व्यूज शेयर करते हो तो। एंड आपने बहुत ही बढ़िया एक बात बताई जो बहुत ही कम लोग बोलते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ कि अगर आपके प्राइस पे है तो ही खरीदारी करके चलिए, वरना वो प्राइस करेक्शन के लिए वेट कीजिए। अगर आपको आपका प्राइस मिलता है तभी खरीदारी करके चलिए, क्योंकि तभी आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में मिलेगा। वरना अगर रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे नहीं बैठ पाओगे। सो मेरा भी यही मानना है डिम्पी जी जो आपने कहा है। नाउ मार्केट की बात करते हैं। 24,250 निफ्टी है और सामने बैंक निफ्टी 53,000 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। एंड एचडीएफसी बैंक पर जो मोमेंटम है उसके बेस पे ही आज खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर इसके अलावा की बात करूं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने ओपनिंग होते ही उसी लेवल पे ट्रेड स्टार्ट किया है, कोई नया हाई नहीं बनाया है। लेकिन सामने अगर मैं कोटक बैंक, एक्सिस बैंक की बात करूं तो डे स्टार्टिंग से अच्छे खासे हाई ये दोनों बैंक बना रही है और उनका काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल बैंक निफ्टी को मिल रहा है। ओवरऑल लेवल की बात करें डिम्पी जी तो 24,400 ऊपरी लेवल पे निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,600 के लेवल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। मोटा मोटी जो व्यू है ऊपरी तरफ का ही है, नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग पोजीशन ये दोनों इंडेक्स में अगर कोई डीप आता है तभी हम खरीदारी करके चलेंगे, वरना प्रेजेंट लेवल पे हमें खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और डिम्पी जी एक और बात मैं कहूंगा कि जितने भी लेवल आप बताइए मार्केट में, सारे के सारे लेवल टूटने के लिए ही बने हैं। सो यहाँ से भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हम मार्केट में देखने को मिल सकती है। खरीदारी नहीं करनी। और आप ये देख लीजिए आंकड़े भी, 5 जून से अब तक महीने भर भी नहीं बीते हैं, 14% निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ये चल चुके हैं। तो थोड़ा सा ना कॉशियस रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी एक रैली हो गई है और उन स्टॉक से रैली हुई है जो वेटेज कमांड करते हैं बैंकिंग से, आईटी से, कुछ कुछ सिलेक्टिव फार्मा, एफएमसीजी, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस ट्रेड के मौके हम नहीं छोड़ेंगे। ट्रेड तो हम बिल्कुल लेते रहेंगे और अगले 1 घंटे में या फिर कल के लिए कम से कम कहां पर मौके बन रहे हैं ये जानते हैं अपने एक्सपर्ट से, और क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। नीलेश भाई शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए कहां नजर गई है आपकी, क्या स्पॉट किया आपने बाजार में? वेरी गुड आफ्टरनून यू अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है हमारा और सबसे पहले जो रडार पे आया है वो है अडानी ग्रुप से अडानी पोर्ट। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है और काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमने देखी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1200। सो जून सीरीज में जो एक सडन शार्प डिक्लाइन आया था वहां से एक लगातार अपमूव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो एक पेनेंट पैटर्न जैसा ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। अडानी पोर्ट को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1525 1550 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1465 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा, लेकिन पिछले कुछ एक मिनटों में यहाँ पे स्पर्ट देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1475 1480 तक ले जाया जा सकता है। तो अडानी पोर्ट पहला प्रिफर्ड बेट होगा जहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा
भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी खरीदारी की सलाह होगी। काफी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक पिछले 2 सप्ताह का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक करने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL को लॉन्ग करने की सलाह होगी 321 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा 307 का। और एक और स्टॉक जो अभी रडार पे आया है वो है कोल इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये हमने हमारे क्लाइंट को भी सुझाया हुआ है और ऊपरी स्तरों पर 495 500 तक के लेवल हमें कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 477 का स्टॉप लॉस रख के कोल इंडिया को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सरकारी शेयर चल रहे हैं। 2 सरकारी शेयर चुने नीलेश जी ने, कोल इंडिया को भी चुना, BEL को भी चुना और इसके अलावा एक अडानी पोर्ट को 1465 वाला जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा के अपना 15-20 रुपये और ऊपर कर लीजिए, ट्रेल कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि 1500 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 1525 और 1550 ये 2 टारगेट होंगे अडानी पोर्ट में। जतिन जी आप बताइए कि आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपको तेजी दिख रही है या इस लेवल से? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें बंधन बैंक में देखने मिल रहा है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स के ऊपर, उसका आज ब्रेकआउट देखने मिला है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो बंधन बैंक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 207 रुपए का और टारगेट रहेंगे 221 और 225 के। जो दूसरा स्टॉक होगा वो पावर ग्रिड होगा। तो पावर ग्रिड में हमने देखा है कि पिछले 1 से 2 हफ्तों एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड जो कंसोलिडेशन है वो मैच्योर हो गया है, क्योंकि आर्ली चार्ट्स पे एक जो एक मोमेंटम इंडिकेटर ने एक नया साइकिल स्टार्ट होने का अंदेशा दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो हम ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं करंट लेवल से। हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है, इसके लिए बाय करके चलने की सलाह रहेगी। 329 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 345 349 के रहेंगे। 2 शेयर जतिन जी की भी तरफ से और उसमें एक PSU, और PSU में भी वही खेमा पावर वाला ही, पावर और एनर्जी वाला, उसमें पावर ग्रिड चुना है। वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक ऑन द एक्सचेंजेज। ये 345 349 के टारगेट के साथ इसको खरीदना है। 329 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और दूसरा बंधन बैंक 205 का स्टॉप लॉस, 221 225 के टारगेट के लिए। अच्छा, कोल इंडिया अभी दिया नीलेश जी ने, और एक खबर भी आ गई है कि 5 से 6 साल में 31 गीगावाट का कोल पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। शेयर है करीब 1.5% ऊपर। इस पर अपने रिपोर्टर को भी जोड़ेंगे और समझेंगे कि पूरी की पूरी खबर क्या है। लेकिन एक बार चलते हैं पहले कुणाल जी के पास, उनके शेयर जान लेते हैं। कुणाल जी बताइए, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहाँ लॉन्ग करना है? वेल, सबसे पहला मेरा BEL ही है, जो नीलेश ने बताया। 300 का SL यहाँ पे मेंटेन करके चलिए आप। 322 338 ये 2 टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो है वो इप्का लैब है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है पिछले 3-4 दिनों में। 1160 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1110 का SL आप मेंटेन करके चलिए। पहला टारगेट 1200 का है और जैसे ही 1200 ब्रेक होता है 1260 तक मोमेंटम हमें ये काउंटर में देखने को मिल सकती है। BEL कॉमन फैक्टर हो गया। टारगेट थोड़े से और बड़े सुझा दिए, 322 के और उसके बाद फिर 329 के। इप्का लैब में पहला टारगेट 1200, दूसरा टारगेट 1260 रुपये और 1110 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको 6 शेयर टोटल मिल गए, उसमें BEL एक कॉमन है। चलिए हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। विजय चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं एनॉक वेंचर्स की। चोपड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए सर रुक रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आज मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं तो वैसे देखो इंडाइसिस तो मैनेज हो ही रहा है अपने हिसाब से, और करीब आज रिलायंस नीचे, HDFC ऊपर, कुछ और बैंक का साथ लगा,
तो आज बैंकिंग लेड रैली बन गई, जैसे भी था था। लेकिन एक चीज़ जो आज ज़्यादा नोटिस हुई है वो फिर से सरकारी कंपनी से। आप एक बार सारी सरकारी कंपनीज फायर कर सकते हैं। पीएससी और पीएसयू 2 इंडेक्स हैं, अलग अलग हैं। पीएससी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएससी एंटरप्राइजेज, और एक अंडरटेकिंग, दोनों दिखाना, दोनों के इंडेक्सेस अलग अलग है। विजय चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। विजय सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर मैं इसी टॉपिक के साथ आ रहा हूँ। मैं एक ना रिटेलर की दुविधा आपको बताता हूँ, आप उसका थोड़ा अच्छे से गाइड कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि हर समय मैं आपसे शेयर ही पूछता रहूँ, आपसे मैं अपनी दुविधा दुख दर्द भी तो बांट सकता हूँ, वो सब लेसन्स भी तो ले ही सकता हूँ। तो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है रिटेलर्स की। सर ये शेयर ना बहुत अच्छे से चले हुए हैं, इनका ना ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है हमको, पीछे पीछे क्या होगा, कौन सी चीज़ आएगी। जैसे एमएमटीसी का मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि एमएमटीसी का काम क्या है, और सरकार इसके बारे में अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज करेगी भी तो क्या कर सकती है, पता ही नहीं। और ये सिर्फ बजट से पहले ही थोड़े एक्टिव हो जाते हैं सरकारी कंपनीज के नाम पे। ठीक सर, ऐसे ही HCL है, REC है, PFC है, इन सब के भी काम है। पुराना हिस्सा देखता हूँ तो लगता है कि मैं इनको नहीं खरीदूंगा, मेरे से मौका चूक चुका है। लेकिन जिस दिन ये अगले दिन 10% ऊपर हो जाते हैं ना, फिर मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मैंने क्यों नहीं खरीदा, मैंने क्यों अपने मन को ये बात कह दी कि भाई मैंने पुराना देख के क्यों नहीं खरीदा, मेरे को खरीद लेना चाहिए था। तो सर मैं क्या करूँ, पुराना देखता हूँ तो खरीदा नहीं जाता, नया देखता हूँ तो लगता है मैं कहीं फंस ना जाऊँ। देख भाई, 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज, हमारा जो हमने रनअप देखा पिछले 1-1.5 साल में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जो आप बात कर रहे हैं, तो वो रनअप बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। अगर आप कंपनीज देखें, एनटीपीसी, बीएचईएल, पीएफसी, आरईसी, एचएएल, जो डिफेंस कंपनीज हैं, बीडीएल है, या जो शिपिंग कंपनीज हैं, मैजागांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड, इस तरीके की जो सरकारी कंपनीज हैं, जो हमने डिफेंस में देखा, पावर में देखा, रेलवेज में देखा, रेलटेल 3-3 गुना, 4-4 गुना हुई। ठीक है, उसका कारण ये था कि एक वैल्यूएशन कैचअप तो पेंडिंग था। इन कंपनीज के पास इतना डीप वैल्यू है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनलॉक होना बाकी था, और अभी भी अनलॉक होना बाकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीट अनलॉकिंग हो चुकी है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, सरकारी कंपनियां हो। जैसे जैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कंपनीज लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सालों तक 50-60 रुपए तक पड़ी रहती थी, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। अब वहां पर वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, वहां पर रेवेन्यूज दिख रहे हैं, अब एफिशिएंसीज आ गई हैं, वहां पे जो पहले लीकेजेस थे वो कम हो रहे हैं। तो आपने जो बोला, दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी कंपनियों में डीप वैल्यू तो है, और ऐसा नहीं है ये केवल बजट से पहले चलते हैं, ये तो पूरे साल चलते रहे हैं, और मुझे लगता है ये चलते भी रहेंगे। मगर आपका एक और पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जो स्टॉक ज्यादा चल चुका है, तो उसमें मैं दोबारा से कूदने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ सरकारी कंपनियां भी हैं जो अभी तक नहीं चली, वहां पर आप जा सकते हैं। मगर जो स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं, जो ये दुविधा दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोबारा उसके अंदर कूद के नहीं जाना है, इंतजार करना है किसी गुड अच्छी करेक्शन का, और करेक्शन में दोबारा घुसिए। अगर आपको HCL मिल जाता है 4,000 के करीब, ठीक है, 3,500 के करीब, तो लेना है। BDL मिल जाता है, माझगांव डॉक मिल जाता है, या BHEL मिल जाता है, NTPC मिल जाता है, पावर फाइनेंस मिल जाता है, PTC मिल जाता है, तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो कि मुझे लगता है मैं करेक्शन में रिकमेंड करूंगा। मगर अभी कोई सेंस नहीं बनता, ऑलरेडी तेजी कर चुके हैं, और जब दूसरी लो बीटा स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है, तो फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए। क्यों जबरदस्ती जाके अपना रिस्क, कैपिटल को रिस्क करे? मार्केट टॉप बना रहा है, कोई थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा 1,000-2,000 पॉइंट का, तो स्टॉक्स 20-20, 30-30% झड़ जाएंगे, और वहां पे लेने वाला समय हो। विजय जी आएगा 1000 पॉइंट का करेक्शन, आपको लगता है? करेक्शन करते करते 1000 पॉइंट ही चल गया है मार्केट। डिम्पी, 1000 पॉइंट के करेक्शन में बिल्कुल भी अचंभित नहीं होना है और चकित नहीं होना है। आज मैं अपनी टीम से यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि जब 10,000 सेंसेक्स आया था, तो हमारे ऑफिस में केक कटा था, और बहुत खुशी मनाई गई थी। आज 80,000 हुआ है सेंसेक्स। तो जिस तरीके से बाजार ऊपर बढ़ा है, तो वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन लाजमी भी है। मुझे लगता है मार्केट्स हेल्दी हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हेल्दी हो जाएंगे। कई बार जब फ्लैब आ जाता है, फैट आ जाता है, और एफरवेसेंस आ जाती है, फ्रॉथ आ जाता है, तो उस फ्रॉथ का हटना जरूरी होता है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो। तो वो एक बार नीचे करेक्ट होती है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करती है, उस कंसोलिडेशन में लेना बहुत अच्छा
रहता है और आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना के निकलते हो। मगर आप अगर फ्रॉथ में फँस जाते हो तो कई बार आपका भाव नहीं आता, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, अच्छी कंपनियों में भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं चाहता लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी जो मेहनत की कमाई है वो कहीं जाके मार्केट के टॉप में कहीं वो फँस जाएँ, स्टॉक्स के टॉप में कहीं वो फँस जाएँ, हाई बीटा में फँस जाएँ। तो आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें और ऐसी कंपनीज़ में आते रहें जो कि लो बीटा है और वहाँ पे आपका पैसा निश्चित रूप से बने। अब आपने हमारी एक दुविधा दूर कर दी। आपने ये बात भी बता दी कि 1000 पॉइंट से अचंभित नहीं होना। थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि हम भी जिस लाइन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लाइन आप भी सोच रहे हैं सर। एक दुविधा और दूर कीजिए सर। फिर जब आप दुविधा दूर कर ही रहे हैं, आज आपको ठेका दिया, तो आप एक और दुविधा और दूर कीजिए। 83% का FIs लॉन्ग पोजीशन खड़ा है सर। ये पूरी की पूरी जो रैली चली है वो HDFC और रिलायंस के नाम रही है। पहले कंबाइन चलते थे, आज ही अलग हुए हैं। इससे पहले तक कंबाइन ही चले हैं। क्या मार्केट के अंदर HDFC और रिलायंस के अंदर से पैसा जो भी जिन्होंने भी बनाया है, एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़रूरत है क्या? 1350 से 1400 से HDFC चला है सर। आज हम इसकी कीमत करीब करीब 1800 देख पा रहे हैं। ऐसे करीब 2800 2900 से रिलायंस चला है आज। तो बुक करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए और लेना चाहिए? ये बात हमारी डिस्कशन हुई थी जब मुझे लगता है HDFC 1400 के रेंज में था और मैंने ये बात बोली थी कि हमें अब मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में जाना चाहिए। आपको अच्छे से याद होगा, हम एक दो कंपनीज की बात कर रहे थे जो स्मॉल कैप थी और ये मार्केट का ट्रेंड होता है कि जब आपको हाई बीटा से लो बीटा में जाना चाहिए। तो अब HDFC बैंक में घुसने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। एक बार हम इसका लगभग एक इंटरमीडिएट टॉप देख चुके हैं। यदि आपको ये दोबारा 1550 1600 मिलता है, बहुत ही अच्छा लेवल है, घुसिए। अच्छा बैंक है, मैं तब भी बोल रहा था अच्छा बैंक है जब सब लोग इसको छोड़ के बैठे हुए थे और मैं आज कह रहा हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अच्छा करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखें पिछले कितने सालों से मैं इसके रेवेन्यूज को ट्रैक कर रहा हूँ, एक साल भी रेवेन्यू में डिप नहीं है, हर साल रेवेन्यू बढ़ के आता है। तो ये कितना एफिशिएंट बैंक है हम सब समझ सकते हैं। मगर हम अपना डिसीजन FII की होल्डिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रखते और हम ये देखते हैं कि किस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी हो चुकी है तो उस तेजी के बेसिस पे ही हम ये कहेंगे कि एक बार को फ्रेश एंट्री ना लें। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता 100-150 रुपया स्टॉक टूट जाता है, जो ऑलरेडी बच्चों के लिए लेके जिन्होंने रखा उनको तो वैसे भी चुपचाप बैठना चाहिए। HDFC में कहीं कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है आपको रिलायंस 2800 मिले या 3100 मिले। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है मैं उनको कहूंगा फ्रेश एंट्री ना लें और वेट करें थोड़े करेक्शन का और एक बार करेक्शन आता है तो लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें समझा दी सर। मैंने 2 क्वेश्चन बैक टू बैक वैसे पूछे जो मेरे को लग रहा था कि जिसका जवाब आप वन ऑफ द बेस्ट तरीके से दे सकते हैं और वो आपने दिए भी। इसके लिए मैं दर्शकों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि आपने हमारे काफ़ी हद तक जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किया है। एक काम करते हैं, मैं गौरव को अपने साथ जोड़ लेता हूँ। 3 बजे का एक्शन वो सारा बता देंगे। फिर जब 3 बजे का एक्शन हो जाएगा ना, फिर 3 टेक्निकल मेहमान हमारी वेट कर रहे हैं। उनसे मैं झड़ी लगा दूंगा क्वेश्चंस पूछने की। फटाफट हम पूछते जाएंगे, प्रोड्यूसर साहब स्टैंप लगाते जाएंगे, फिर आपको काफ़ी हद तक शेयर्स का कवरेज भी मिल जाएगा। लेकिन पहले 3 बजे का एक्शन गौरव के साथ। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात गैस के साथ, क्योंकि इस स्टॉक में अगर हम देखें तो एक गिरावट देखने को मिली थी और इसका मेन रीज़न ये है कि गुजरात गैस ने अभी मोरबी रीजन में जो गैसेस के प्राइजेस है LNG गैसेस के वो बढ़ा दिए हैं और इसका इम्पैक्ट ऐसे आएगा कि कहीं पे अभी ये जो LNG प्राइजेस है वो प्रोपेन से 3.4 रुपीज़ पर SCM के रेट से ज़्यादा अभी महंगे होने वाले हैं। अगर हम मोरबी की बात करें तो वहाँ पे स्विच करना काफ़ी ईजी है और इसी के चलते हुए ऐसे अनुमान है कि कहीं पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोपेन पे स्विच कर सकते हैं और इसी के लिए गुजरात गैस में हमें गिरावट देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कोई स्टॉक्स की, जैसे कोल इंडिया हो गया, भेल हो गया, क्योंकि खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक कोयले से जुड़े हुए पावर प्लांट्स को बढ़ाने की गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं। आगे ये भी होने वाले हैं, उनके प्रयत्न भी होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो 5 से 6 सालों में 31 गीगावाट के प्लांट जो है वो उनका एक टारगेट रहेगा कोयले से रिलेटेड और इसी के चलते हुए $33 बिलियन का
डॉलर्स तक का एक इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसीलिए अगर हम बात करें कोल इंडिया, भेल या फिर किर्लोस्कर, ऐसे स्टॉक्स में आज हमें एक थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं शुगर स्टॉक्स की, जैसे धानुका शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, रेणुका शुगर हो गया। तो इसमें खबर यह है कि कहीं पे जो शुगर के एसोसिएशन है उनका मानना यह है कि FY24 में हमें कहीं पे सरप्लस देखने को मिल सकता है। उनका अनुमान यह है कि 36 लाख टन्स का सरप्लस हमें देखने को मिल सकता है शुगर में। और इसी के चलते हुए शुगर स्टॉक्स में एक थोड़ी गिरावट देखने को मिली। ये स्टॉक्स में एक थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था प्राइस को अगर देखें तो। फेडरल बैंक की आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट जो है बैंक की तरफ से हमें मिला है। अगर क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो कहीं पे लोन बुक जो है वो 20% से बड़ा है। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो वहाँ पर भी एक ग्रोथ देखने को मिला था। कासा की अगर बात करें तो कहीं पे फ्लैट रहा है कासा, अगर हम सीक्वेंशियल लेवल पे बात करें। और रिटेल डिपॉजिट्स में कहीं पे 25% का ग्रोथ देखने को मिला। और इसी के चलते हुए इस बैंक में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं कैस्ट्रॉल की खबर। कैस्ट्रॉल की अगर बात करें तो कहीं पे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। आज अगर स्टॉक लेवल की बात करें तो 8 ईयर्स का एक हाई लेवल जो है वो स्टॉक ने रीच किया था। इसी के बाद अगर हम शेयर होल्डर्स में भी बात करें तो एक साल में तकरीबन 2 गुना रिटर्न जो है वो शेयर ने बना के दिए हैं। और इसी के चलते हुए कैस्ट्रॉल पे भी नज़र बनी रहेगी। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र आगे जाके भी बनी रहेगी, क्योंकि अच्छा एक ट्रैक्शन इन सब स्टॉक्स में हमें आगे जाके भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपके फोकस में होने चाहिए। शुरुआत करेंगे एक बार ज़रा फेडरल बैंक के साथ, क्योंकि 3.5% के आसपास की तेज़ी है। जतिन, आप ज़रा चेक कीजिए। एक तो खैर बिजनेस अपडेट की खबर है कि एडवांसेस में 20% के आसपास की ग्रोथ है। पिछले कुछ सत्र से लगातार ये रेंज में था, 177-78 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। आज थोड़ी सी तेज़ी बढ़ी है, 180 रुपये के पार जाकर 181 के पार जाकर कारोबार कर रहा है। आपको लगता है जतिन कि स्ट्रेंथ अभी और इसमें बढ़ेगी और यहां से भी इसको खरीद सकते हैं? देखिए, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट लिया है 180 181 के आसपास का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था जो क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड डेफिनेटली देखने मिल सकता है। ऊपर में 186 से 188 के एक फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स आ रहे हैं। तो 186 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर जो कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो 177 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 186 के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। 175 का स्टॉप लॉस, 186 का टारगेट फेडरल बैंक के लिए। कुणाल जी, आप जरा चेक कीजिए। हैवेल्स अच्छे से ये चढ़ा है शेयर इंट्राडे में भी, और फिलहाल डे हाई पे ये ट्रेड कर रहा है हैवेल्स का शेयर। कितनी मजबूती आप देख रहे हैं इसमें? हैवेल्स में क्या BTST के मौके खोजने चाहिए क्या? डेफिनेटली अभिषेक जी, 1877 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि खरीदारी करके ही चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे जो ऐसा रहेगा 1820 का आएगा। एंड ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से आज मोमेंटम स्टॉक ने दिखाई है, एक अच्छे खासे लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। 1920 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और जैसे 1920 ब्रेक होता है, ऊपरी लेवल पे 2000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 1820 के एसएल के साथ। 120 का स्टॉप लॉस हैवेल्स के लिए। अशोक लेलैंड भी आप जरा चेक कीजिए कुणाल जी। हम देख रहे हैं कि 2-3 सत्र से लगातार ये थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा है। 2.5% के आसपास की गिरावट है और गिरेगा यहां से। क्या शॉर्ट करें या फिर कॉन्ट्रा बाय के लिए तैयार हो जाएं? कुणाल जी, ओके, आपने मुझसे पूछा। ओके, अशोक लेलैंड फिलहाल जी 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 229 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक का फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है। आज स्टॉक तकरीबन 2% नीचे है और ऊपरी लेवल पे स्टॉक ने 242 243 का अराउंड रेजिस्टेंस भी फेस किया था। मुझे लग रहा है कि करेक्शन में ये स्टॉक 220 और 220 जैसे ही ब्रेक होगा 215 तक के लेवल दिखा सकता है। और वहां पे अगर आता है तो वहां पे हम खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, वेट इन वॉच करना चाहिए अशोक लेलैंड में, अभी नहीं करना है इसमें कुछ भी। जतिन, आप जरा एक बार ना, ये चूंकि फर्टिलाइजर वाला और एग्रोकेमिकल वाला ये स्पेस पूरा बजिंग है। रैलिस में तेजी है, बासफ में तेजी है 4% के आसपास की। बाकी फैक्ट हो गया, मद्रास फर्टिलाइजर हो गया, ये कुछ शेयर चल रहे हैं। आपको कहीं ट्रेड के मौके दिख रहे हैं अगर हम इन शेयरों की बात करें तो?
देखिए, अगर जो मैं फर्टिलाइज़र स्पेस की बात करूँ तो हमें एक स्टॉक जो है वो दीपक फर्टिलाइज़र है। तो वो स्पेस में हमें लगता है कि आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है अराउंड 740 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हुआ है जो अराउंड 800 के लेवल्स तक कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए फर्टिलाइज़र स्पेस में दीपक फर्टिलाइज़र हमारी पसंदीदा पिक रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस अराउंड 720 का लगाना होगा, टारगेट रहेंगे 800। दीपक फर्टिलाइजर में आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। अच्छा, ये खबर आ रही है कि आरबीआई गवर्नर आज बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के एजेंडे में क्या है, क्या चर्चाएं होंगी, क्या दिशा निर्देश मिलेंगे बैंकों को, ये जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या फोकस में होगा? जी हाँ, एक अहम बैठक जारी है बैंक प्रमुखों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की। इसमें न सिर्फ आरबीआई के गवर्नर रहेंगे बल्कि डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाकी जो अधिकारी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब ये बैठक आखिर हो क्यों रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बैंकर्स के साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा के लिए इस तरीके की बैठक बुलाते हैं। आज की जो बैठक है उसमें पीएसयू बैंकर्स के साथ मीटिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी खत्म हुई है और जो प्राइवेट बैंकों के साथ मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अभी आपको याद होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट में भी क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ पर आरबीआई गवर्नर ने एक तरीके की वार्निंग दी थी। तो यहाँ पे कितनी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है और उसके एवज में कितनी डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, इस पे चर्चा होगी। और जो इश्यूज हैं बैंकों के पास, जैसे कंप्लायंस के इशू और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रमुखता रही है खासकर कस्टमर प्रोटेक्शन को लेके, वहां पर कुछ हिदायत दी जा सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकों को। तो ये बैठक लगभग 1 से 1.5 घंटे चल सकती है और यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक और जो अहम इशू रहा है असेट क्वालिटी का, वो एक पुरानी बात कह सकते हो गई है, क्योंकि 3.1% एनपीएज रहे थे बैंकों के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी। लेकिन बाकी जो इश्यूज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जैसे सीडी रेशियो, जैसे कि जो पर्सनल लोन सेगमेंट में ग्रोथ रही है, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कदम जरूर उठाया है, लेकिन साथ ही साथ वार्निंग भी दी है कि वो उसको मॉनिटर कर रहा है और जरूरत हुआ तो आगे भी कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल संभव है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कुछ ज़्यादा रीड करने के लिए मेरे पास इस खबर में है नहीं। एक सिर्फ बैठक हो रही है और इस बैठक के अंदर जब भी आरबीआई अपने पॉइंट रखेगा तो रखेगा, जैसे भी रखे जाएंगे। लेकिन आजकल तो मार्केट का दूसरा ही फ्लेवर है। मार्केट इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर मार के दूसरी लिक्विडिटी ड्रिवन चीज़ों से चलता है और लिक्विडिटी ड्रिवन ही मार्केट को इस समय चला रही है और बहुत अच्छे से चला रही है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। चोपड़ा साहब भी हैं और कई टेक्निकल एनालिस्ट भी मेरे साथ हैं। मैं जल्दी 2-4 शेयर पहले टेक वालों से पता कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा विजय जी के पास। कई बार ना शेयर गुस्सा मान जाते हैं। आज सुबह एक शेयर को हमने बोला कि भाई ये चल नहीं रहा और ये चलेगा, पता नहीं कब चलेगा, कैसे चलेगा। वो शेयर ने वापस दिन में आज चलना शुरू किया। उस शेयर का नाम पता, कैंपस एक्टिव वेयर। 300 रुपये का हो गया, 304 का आज का हाई बना है। 294 था सुबह जब इसके बारे में हमने नोटिस किया था और हमने ये बात पूछी थी उनसे, अंशुल जैन से, कि भाई आप भी कह रहे थे चलेगा, हम भी कह रहे थे चलेगा, लेकिन चल तो रहा नहीं है। बाद में थोड़ा गुस्से का इम्पैक्ट आया और शेयर चल गया। कुणाल परार जी, जरा बताइए, 325 का हमारा टारगेट है, आ जाएगा? वेल डिम्पी जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक पे मेरी भी नजर है मॉर्निंग से, जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। नाउ यहाँ पे आपने जो 325 के टारगेट की बात की है, मुझे लगा कि उसके ऊपर के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मेरा व्यू यहाँ पे खरीदारी करके चलने का ही बन रहा है। 299 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे परफेक्ट एसएल जो आएगा वो 277 का होगा। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है 315 का है और जैसे ही 315 ब्रेक होता है, मुझे लग रहा है डिम्पी जी वन वे 345 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो 14 से 15% का रिटर्न भी ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो यस, 325 तो इजीली क्रॉस कर देगा। खरीदारी करके चलने के चला है विद एसएल ऑफ 277। एक शेयर के बारे में और पता आपके भी नज़र है सर? मैं भी समझ सकता हूं क्योंकि ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट को दिख रहा होगा और सबके बड़े बड़े टारगेट है।
आपको बताऊं, वो तो 400 रुपये का टारगेट दे के गए हैं। अंशुल जैन कह रहे थे 400 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलता नहीं है शेयर ये। देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, 1 से 2 दिन मेरे को लग रहा है कर जाएगा अपना काम ये। एक शेयर है पीरामल एंटरप्राइजेस। जतिन भाई एक बार जरा आप इसको चेक करना, पीरामल एंटरप्राइजेस ये चल सकता है क्या? बजट से पहले पूछ रहा हूँ, बजट के बाद काटूंगा। हाँ, डेफिनेटली चल सकता है। और आज इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन में जो शेयर करना चाहूंगा कि आज वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दे रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो और भी कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि इमीडिएटली अराउंड 1000-1025 तक का एक अपसाइड पोटेंशियल है ये स्टॉक में। एक अच्छा क्लोजिंग दे रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन। डन। एक बार जरा मैं बंधन बैंक पे आऊँगा, चोपड़ा जी से एक सवाल लूँगा। चोपड़ा सर, असम के अंदर बाढ़ आई, बोले जी बंधन बैंक पे इम्पैक्ट आता है। वैसे बाढ़ नॉर्मल है, हर साल ही आती है, अमूमन टीवी पे फुटेज भी चलते हैं। कुछ हद तक ये डिस्काउंट भी हो चुका है कि बंधन बैंक पे इसका इम्पैक्ट आएगा, इसलिए आज देखो बंधन बैंक बकायदा 5% ऊपर है। लेकिन सर मेरे को बार से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, मेरे को ना इसके मैनेजमेंट से लेना देना था, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। अभी आपको पता है इनके जो फाउंडर मेंबर थे वो थोड़ा बैक स्टेप हुए हैं। सर ये बैंक आपको ठीक लगता है, बंधन बैंक? देखिए, अगर आप मुझसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, बैंक इंडिया लीजिए, इंडियन बैंक लीजिए, बहुत सारे अच्छे बैंक अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आपके पास सारे ये बैंक खत्म हो चुके हैं, सब आपके पोर्टफोलियो में है, फिर भी आपको बैंकिंग लेना है, तो मैं कहूंगा ठीक है। अगर आपको बहुत कन्विंसिंग लगता है बंधन, तो आप ले सकते हैं। बैंकों में बहुत ऑप्शंस है डिम्पी, और मुझे लगता है कि जितना बड़ा बैंक होगा उतना ही बेहतर उसका एसेट क्वालिटी होगा, उतना ही उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होगी। हालांकि अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर मुझसे बंधन पूछें कि मेरी बंधन लेने की रिकमेंडेशन है कि नहीं, तो मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये कुछ जरूर देके जा सकता है, मगर आप लॉन्गर टर्म में लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप बड़े बैंक्स लें। और सरकारी बैंकों में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है आईडीबीआई जैसा बैंक बहुत अच्छा है लेने के लिए, और इंडियन बैंक जैसे मैंने कहा, बैंक ऑफ इंडिया कहा, बहुत अच्छे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा है। तो इस तरह के बैंक्स में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन अच्छा हो चुका है और तेजी बनेगी। इवन बंधन बैंक में भी शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ से 10% तक का मूव देखने को मिल सकता है। बट अगेन, अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो दूसरे अच्छे बैंक्स हैं जहां पर मुझे लगता है उनकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी और उनकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी है और बहुत बेहतर है। एक्चुअली सर पता है मैंने आपसे क्यों क्वेश्चन पूछा था? एक्चुअली इनके जो फाउंडर मेंबर थे ना, मिस्टर घोष, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उनका शायद टर्म 9 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, आज 3 तारीख हो गई है। तो फाउंडर मेंबर भी थे, तो पहले जब उन्होंने रिज़ाइन दिया था ना, उस दिन ये शेयर थोड़ा नीचे आ गया था, आपको भी ध्यान होगा, 1-2 दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले की बात है ये। बाद में धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ। एक काम करोगे आप, इसका 15 दिन या 1 महीने का चार्ट दिखाओगे बंधन बैंक का? 1 मंथ दिखाना जरा बंधन बैंक का, उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसी बंधन पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जरा दिखाना 1 मंथ का चार्ट। यस सर, ये जो हल्का वाला डिप आप देख रहे हो ना, स्टार्टिंग वाला, ये उसी मैनेजमेंट का डिप था, लेकिन उसके बाद कई बार ना मैनेजमेंट के एग्जिट से भी चीज़ें चल जाती हैं। जी एंटरटेनमेंट भी पेंडिंग है ऐसी कोई चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट का एग्जिट होना चाहिए, बट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है उसके ना चलने और उसके गिरने पे, आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। विजय सर, जब बात छिड़ी है तो जरा जी एंटरटेनमेंट के बारे में बता दो। सब चल गए, ये नहीं चला, दिखाओ 1 महीने का चार्ट जी एंटरटेनमेंट का। चोपड़ा साहब, जी एंटरटेनमेंट चलेगा भी कि नहीं? देखिए, जब तक इसमें कंफ्यूजन रहेगी, जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट पुरानी है और उसमें काफी डेट रिडन कंपनी है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने बहुत जरूरत से ज्यादा, जितनी अपनी एपिटाइट थी उससे कहीं ज्यादा पहले कर्जा ले लिया। अब उसको कर्जे को कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स में बांट दिया, फिर कर्जे को सेट ऑफ करने के लिए इन्होंने और कर्जा लिया, टर्नर के साथ टाई अप किया और बहुत दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप किया, मगर उसके बावजूद भी हमें कोई विशेष इसके अंदर तेजी देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, गोयनका साहब के साथ भी इश्यूज रहे हैं, उन्होंने भी ऑफ एंड ऑन काफी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहा है इस कंपनी के अंदर। इस कारण से समहाउ मैं कंफर्टेबल रहा ही नहीं। बहुत सारी मीडिया कंपनीज है, उसमें मैं टीवी 18 को थोड़ा सा जरूर
हमने उसमें ट्रेड किया और रिकमेंडेशन किया, मगर फिर भी अभी भी मैं जी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती मैनेजमेंट की। और हाँ, अगर कोई नया पैसा लेके कोई नया ग्रुप आ जाता है, हो सकता है कि सोनी इसको कंप्लीटली, इसका सोनी के साथ जो वो था वो भी कॉल ऑफ हो गया, जो डील हो रहा था। तो कॉल ऑफ होने का कारण ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कहीं न कहीं एक टेबल पे बैठ के टर्म्स नहीं बन पाई होंगी, मैनेजमेंट की जो माँग होगी वो पूरी नहीं कर पाई होंगी। तो इसके अंदर फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल चाहिए। नो डाउट जी का बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी भी लॉयल्टी है बहुत सारे चैनल्स की, और इसके लिए मुझे लगता है कि या तो कोई बहुत बड़ा ग्रुप आके इसको टेक ओवर कर ले, नई मैनेजमेंट के साथ नई जान आएगी, नया खून आएगा इस कंपनी के अंदर और फिर चलने के चांस है। अभी फिलहाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि जी में पैसा डालना। ठीक है, अभी आप दूर रहिए। बाजार पर एक बार नजर डालेंगे। निफ्टी ने फिर से जो 50 अंक गंवाए थे ऊपर से ना, उसको रीगेन कर लिया। 24,300 के ऊपर जाकर फिर से कारोबार कर रहा है। पौने 200 अंकों की तेजी हो गई है। अच्छा, ये तेजी जो फिर से आई है निचले स्तरों से, उसके पीछे की वजह यह है कि रिलायंस थोड़ा सा सुधरा है। हालांकि अभी भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। इनफैक्ट निफ्टी में तीसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है ये। लेकिन निफ्टी बैंक से मूड बहुत ही शानदार, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छे हैं। कुछ ही मिनट रह गए बाजार बंद होने में, 6-7 मिनट का फटाफट कुछ ट्रेड समझ लेते हैं। कुणाल जी, आपकी तरफ से BTST या फिर STBT क्या होगा आज? अभिषेक जी, मेरी ओर से BTST ही रहेगा। यस, मेरी ओर से BTST ही रहेगा, जिस हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है MTAR टेक करके है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर स्टॉक की, तो एक काफी अच्छी मोमेंटम MTAR टेक्नोलॉजीज में अभी देखने को मिल रही है। स्टॉक तकरीबन 1920 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे अभिषेक जी जो एसएल यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे वो 1880 का एसएल रहेगा। नाउ टारगेट की बात कर लेते हैं। स्टॉक फिलहाल 1920 पे है, 1880 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट 1950 का पहला रहेगा और 1950 जैसे ही क्रॉस होता है 2000 तक के भी लेवल हमें इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो MTAR टेक्नोलॉजीज खरीदारी करके चलिए विद द स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 1880। 1880 का स्टॉप लॉस, 2000 के टारगेट। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। इसरो के तमाम पूर्व कर्मचारी इसके मैनेजमेंट में हैं। हालांकि एक बस दिक्कत है कि फ्लोट इसका थोड़ा सा कम है MTAR टेक का। लेकिन आज आखिरी घंटे के ट्रेड में देखिए अच्छे से शेयर चला है, 1920 रुपये पर जाकर 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। आपके लिए एक BTST, ये कुणाल जी की तरफ से। जतिन जी, आपकी नज़र क्या है सर? बताइए फटाफट, क्या ट्रेड करें अभी? देखिए, हमारी नज़र रियल एस्टेट में से DLF पे है। तो DLF में हमने 890 से लेके 810 तक का एक शार्प डिक्लाइन देखा है। और शार्प डिक्लाइन एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर था और हम अब भी इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो DLF में BTST यानी कि बाई का ट्रेड रहेगा। 832 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेंगे 855 के लिए। 32 का स्टॉप लॉस, 855 का टारगेट DLF के लिए। एक और शेयर कुणाल जी, जरा फटाफट इस पर रिव्यू दीजिएगा। BHEL, इसको क्या BTST करें? हालांकि 5% ये चढ़ा हुआ है, डे हाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है। जी, जिस हिसाब से भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना यह है कि रिस्क उतना फेवरेबल नहीं बनेगा BTST करने के लिए। लेकिन जिन्होंने खरीदारी करके रखे उनके लिए जो है होल्ड करके रखिए। 322 तक के लेवल हमें जो स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, 2 मिनट रह गए हैं मार्केट बंद होने में। चलो एक शेयर मैं भी अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। कुणाल जी, ये आपने बताइएगा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, टाटा केमिकल्स को BTST कर जाए? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। मेरा ना रहेगा। साइडवेज मोमेंटम पे पिछले 4 दिनों से ट्रेड कर रहा है और कोई अपसाइड की मोमेंटम फिलहाल नहीं दिख रही है, तो मेरे ओर से ना रहेगा रिम्पी जी। ठीक है, नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि थोड़ा UPSC टाइप क्वेश्चन है ये। टाटा केमिकल्स पे सीधा सीधा कोई भी हाँ बोले, सीधा ना बोले, दोनों में मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो ये शेयर ही ऐसा क्या करें, चलता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, अपनी था ही नहीं देता ये। लेकिन इसलिए मैं समझ सकता हूँ आप ना, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये आपके लिए भी। खैर एनी हाउ, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 मिनट के बाद क्लोजिंग मिल जाएगी। ज़्यादा उठा पटक ना कीजिएगा। मार्केट डेज हाई पे बंद कर रहा है। निफ्टी को
अच्छी बात यह है कि बैंक्स ने आज सरेंडर नहीं किया, ऑल्दो जिसकी वजह से चले थे वो आज भले ही अपने हाइस को बहुत अच्छे से मेंटेन ना रख पाया हो, लेकिन फिर भी उसने आज समा ज़रूर बांधा। वो था HDFC बैंक, बंद हो रहा है सिर्फ 37 रुपये ऊपर। एक्चुअली में गया था करीब 3.5% ऊपर तक। तो ये जो आज इसने गैप किया, उस गैप को थोड़ा बहुत ही मेंटेन रख पाया, और तो वैसे तो नीचे है, लेकिन हाँ इसकी वजह से जो दूसरी चीज़ें चली हैं वो काफ़ी हद तक नोटिस हुई हैं मार्केट के अंदर। चलते चलते बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी ने भी डेज हाई पे क्लोजिंग की है। कुछ हद तक आप रिलायंस की रिकवरी भी कह सकते हो जो 10-12 रुपये की आई है, लेकिन मेरे को रिलायंस की रिकवरी से ज़्यादा कंजम्पशन वाला हिस्सा ज़्यादा दिख रहा है कि वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जाए, और आईटी का रिवर्सल भी आ सकता है। एक बार ज़रा निफ्टी आईटी इंडेक्स भी दिखाना, क्योंकि आईटी का रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईटी फेल हो गया, ये देखिए कंजम्पशन है, एफएमसीजी बकायदा डेज हाई पे बंद हो रहा है, आईटी इंडेक्स भी बकायदा ऑलमोस्ट डेज हाई के जाके बंद हो रहा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन निफ्टी के अंदर दिखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं दिखेंगे, इसलिए बैंक निफ्टी 53,000 के आसपास और HDFC का सहारा लेते हुए एक रेंज में है। हो सकता है कल की थीम के अंदर आपको केमिकल स्टॉक्स वापस चलें, क्योंकि आज उन्होंने जगह बनाई है। हो सकता है थोड़े बजट वाली थेमेटिक शेयर्स और चलें, जैसे कि शूज़ वाला हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 दिन से बाटा भी बताया, कैंपस भी बताया, और हो सकता है कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर भी चलें। धानी हमारी लिस्ट में है, 57 का भाव है, इसको हम कल परसों ज़रूर चेक करेंगे। हमारे अनुसार ये बढ़िया शेयर है जो चल सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप अपनी चेक कर लीजिए स्क्रीन पर, 1500 शेयर एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से ठीक हैं। आप अगर F&O वाला हिस्सा भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर भी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो 115 हैं और कवरिंग भी है, तो 150 से ज़्यादा शेयर आज मार्केट के अंदर तेज़ी में पार्टिसिपेट करके गए हैं। तो ये अच्छा साइन है, ये बढ़िया साइन है मार्केट की आज की क्लोजिंग के लिए। तो लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग में कई बार फ़र्क होता है, तो ज़रूर अपनी पोजीशंस को चेक करके चलिएगा कि भाई मेरा रिस्क है, मेरा ही रिवॉर्ड है, किसी और का रिस्क नहीं, किसी और का रिवॉर्ड नहीं। दूसरा आदमी आपको बता सकता है, समझा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट नहीं करवा सकता, वो आपको खुद से करना है। अगर आपको लग रहा है भाई मेरे को एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ज़रूर करो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, ज़रूर लगाओ। आपको लग रहा है शॉर्ट करना है तो वो कोई गेस नहीं बोल रहा, हम भी आपको लगातार मना कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं जरा आज के गेनर्स पे। आज के टॉप गेनर कौन कौन से बने जरा मार्केट के अंदर वो आपको दिखाता हूँ, और जल्दी जल्दी प्रोड्यूसर साहब फायर करते जाइएगा, फिर हम क्लोज करेंगे मार्केट को। टाटा कंज्यूमर्स डेज हाई पे है। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको दिया है अभी रत्नेश गोयल ने, मैंने उनसे पूछा भी था कि हम थोड़ा लेट तो नहीं हो गए, उन्होंने कहा कोई लेट वेट नहीं होया आप, तो 1140 की स्ट्राइक है शायद, वो उन्होंने दिया है। अडानी पोर्ट, कोटक बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। अगर मैं पहले 5 शेयर देख रहा हूँ, 3 उसमें से बैंक है, तो बैंक लेड रैली है, लेकिन वीकनेस में TCS डेज लो पे बंद हुआ है। रिलायंस ऑलमोस्ट 0.5% नीचे, टाटा मोटर्स हिंडाल्को भी वीक बंद हुए हैं। आज जिन्होंने हाई लगाया वो है डॉक्टर रेड्डीज और है HDFC बैंक, जिनका आज का हाई लगा। छोटे मझोले शेयरों में कैस्ट्रोल का दिन बहुत ही शानदार था, 12% ऊपर। GPPL यानी कि गुजरात पीपावाव और साथ ही हुडको, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज बढ़िया चले। सरकारी कंपनीज में मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने आज दिन भर में खूब देखी होंगी टीवी स्क्रीन पर कि वो आज कैसे चलती हुई दिखी। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया जतिन आपका भी आज समय देने के लिए। विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी कोई डिस्क्लोजर है, स्पीड से बता दीजिए। ओह डिस्कनेक्ट ही हो गए हैं, अब तो फिर क्या पूछेंगे डिस्क्लोजर। चलिए हो सकता है उनके क्लाइंट्स का हो, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ। ठीक है जतिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विजय चोपड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, कल आपसे वापस मुलाकात होगी। आज बैंक निफ्टी की कटान होगी वीकली पे, कल होगी निफ्टी की, देखते हैं क्या करता है मार्केट। नमस्कार। In association with State Bank of India, the banker to every Indian.